हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं कि कक्षा 12 के बायोलॉजी उत्तर प्रदेश के यानी यूपी बोर्ड के बायोलॉजी में जो 2022 में पूछे गए थे, 2022 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये देखिए 2022 का प्रारंभ में आपको 15 मिनट प्रश्न परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, ये सब लिखा हुआ है। अब चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, ये देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरे पेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही आपको सही का चिन्ह लगाना है। क खंड ये कह रहा है कि जल परागित पादप कौन है, ये आपको बताने हैं। अगला देखिए, ये है कौन सा इसमें कूट फल है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। तो ये आपका देखिए अगला है। ये देखिए भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका लघु बीजाणु में के निर्माण में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अणुसूत्री विभाजन। देखिए, ये देख अब यहाँ से लिखित परीक्षा चालू होती है, आपकी लिखने वाली है। इसमें देखिए अब आपको लिखने हैं कह रहा है कि ये आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, आपको इसमें उत्तर देना होगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बगल में आपको मार्क दिखाई दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। जी हाँ, आपने सही सुना कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम क्या है। तो आपको उत्तर देना है। देखिए, आपको लिख करके उत्तर देना है। तो ये देखिए आपको उत्तर मिल गया कि कीट द्वारा परागित पौधा साल्विया है, रात की रानी है। ये सब कीट द्वारा परागित होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा परागण के प्रकार। तो परागण जल द्वारा, वायु द्वारा, और ये कीट द्वारा पूछा है। तो इसमें कीट द्वारा आपको बताना है। जिसमें परागण किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, उसे हम कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो कीट परागित कौन कौन से होते हैं, साल्विया है, रात की रानी पौधा है, ये इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है आपका कि यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियम का उल्लेख कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि यौन संचारित संक्रमण जो संक्रमण रोग होते हैं, यौन संचारित, यौन से फैलने वाले रोग होते हैं, तो इसको आप नियंत्रित करने के लिए 2 नियम लिखिए। तो देखिए, 2 नियम आपको ये बताया गया है कि यौन संचारित रोगों को निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप के द्वारा बचाया जा सकता है। पहला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना होगा। तो देखिए, पहला है अनजान व अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय अवरोध विधियों जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है सदैव निर्जमीकृत सुई सिरिंजों का ही उपयोग किया जाना चाहिए तथा नशीली दवाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। और चौथा है लोगों से यौन या लैंगिक संचारित संबंध के बारे में जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो 2 ही आपसे पूछा जा रहा है। उस प्रश्न पत्र में 2 पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको 4 बता दिए हैं। तो 4 में से आपको कितने लिखने हैं, 2 ही लिखने हैं, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों के पीछे देखिए उद्देश्य क्या होता है। पहला है अस्थायी करने के लिए प्राकृतिक साधन के रूप में क्षेत्र का प्रबंध करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों, जैविक समुदायों, अनुवांशिक संसाधनों और अप्रभावित प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, ये है आपका, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया भच्छी तथा भच्छ। भच्छी और भच्छ, भच्छी यानी खाएगा, भच्छ जिसको खाएगा उसे भच्छ कहते हैं, और शाकाहारी किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है भच्छी तथा भच्छ को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों को संक्षेप में लिखिए। शाकाहारियों को संक्षेप में देखिए। तो उत्तर देखिए, भक्षण देखिए, प्रभक्षण एक विशिष्ट प्रकार की सक्रिय अंतर संबंध है जिसमें एक जंतु दूसरे जंतु को मारकर खा जाता है। वह जंतु जो मार रहा है अथवा शिकार कर रहा है वह शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है, वो भक्षी है। और शिकार कर रहा है वह शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है। जबकि वह जीव जिसे खाया जा रहा है, जिसका शिकार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, भक्ष कहते हैं। ठीक, तो भक्षी और भक्ष में क्या है, जो खाया जाता है उसे भक्ष कहते हैं और जो खाता है उसे भक्षी कहते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से केवल परभक्षी ही लाभ पहुँचा, भक्षी और भक्ष में क्या होता है, भक्ष तो भाई खाया ही जाता है और जो भक्षी होता है उसको लाभ होता है, वो भक्षी का हानि, यानी भक्ष को सदा हानि होती रहती है। अब कह रहा है शाकाहारी किसे कहते हैं, शाका माने शाक सब्जी यानी पेड़ पौधे, तो इसमें जंतु हरे पौधों, उनके बीज फल आदि को खा करके पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और ये किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं रहते, केवल शाक सब्जियों पर यानी पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है आपका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सहभोजिता क्या है, समझाइए। सहभोजिता किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कि सहभोजिता किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए क्या है इसका। जब एक जीव या पादप दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित करते हों, हाँ, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्किड है, आरोही एवं कंठलताएं हैं, ये दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते रहते हैं, तो इसे आदि सहयोग भी कहते हैं। जैसे मूल परिवेश, सूक्ष्म जीव, वनस्पति जात एवं सी एनिमान जो हर्मिट क्रेब के खोल के ऊपर रहता है और उसे रक्षात्मक कवच प्रदान करता है, क्योंकि ऐसी एनिमान में दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसके बदले में हर्मिट क्रेब के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण से एनिमान भी भोजन तथा प्रजनन के लिए नए नए स्थान भी इसको भी मिलते रहते हैं। ठीक है, सहभोजिता दो जीवों के मध्य होने वाले ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है, अर्थात उसे न तो कोई लाभ ही होता है, तो लाभ नहीं होता तो उसे कोई हानि भी नहीं होती है, जैसे अधिपादप एवं आम का वृक्ष। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्लियर, ये देखिए ये आपका पूरा आंसर हुआ, ये आप देखते जाएं और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लिखते चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण में के अनुकूल है। देखिए, तो क्वेश्चन इसका अनुकूलन पहले आपको देखना है। देखिए, क्वेश्चन जैसे पूछ रहा हो वैसे ही आंसर आपको देना होगा। यहाँ पर पहले कह रहा है कि अनुकूलन किसे कहते हैं, तो आपको पहले अनुकूलन देना होगा। ये अनुकूलन से तात्पर्य उस विशेष बाह्य अथवा आंतरिक लक्षण से है जिनके कारण जीव किसी विशेष वातावरण में रहने, वृद्धि करने, फलने फूलने और प्रजनन के लिए पूर्णतः सक्षम बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। और जो इस पर्यावरण के विरुद्ध यानी नहीं लड़ पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से प्लान कर जाते हैं और वो रह नहीं पाते हैं। क्लियर, तो अनुकूलन आपका कन्फर्म हुआ। अब कह रहा है कि शुष्क में मृदभिद में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर उसका आंसर है, शुष्क आवास में पाए जाने वाली वनस्पति को मृदभिद कहते हैं। इस प्रकार के आवास कार्य की दृष्टि से शुष्क होते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक दृष्टि में शुष्क आवास स्थल, इन स्थानों पर मृदा में जल धारता में कम पाई जाती है, जैसे मरुस्थली एवं चट्टानी। कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, इन स्थानों पर जल उपलब्ध होते हुए भी पादप इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लवणीय, अम्लीय, ठंडे स्थानों पर। भौतिक एवं कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, कुछ स्थानों के पादप भूमि में जल धारण करने की क्षमता कम होने तथा जल की उपयोगिता नहीं करने के कारण ये आवास स्थल कार्य की व भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल होते हैं, जैसे पर्वत की वनस्पतियाँ। क्लियर, तो ये है आपका आंसर। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नर मानव शुक्राणु की संरचना बनाइए, तो ये देखिए, ये आपको देख लेना है, आपको बना करके देख लेना है और ऐसे बना देंगे आपको आंसर मिल जाए, मतलब उत्तर पूर्ण रूप से नंबर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे बना करके नामिनेशन करना। मानव शुक्राणु की रचना पूछ रहा है कि मानव शुक्राणु की रचना नामांकित चित्र बनाइए, तो देखिए ये आपको बनाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको बनाने हैं। इसमें आपको नीचे ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, टेल है ना, डिजिटल सेंट्रल है, ठीक है, तो आपको अंकित करना होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल के प्रभावित नियम का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि मेंडल के प्रभावित नियम का वर्णन कीजिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेंडल के प्रभावित नियम देखिए ये है। मेंडल इस नियम के आधार पर एक संकर क्रास के अनुसार जब 2 युग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी के प्रकट होने पर जो लक्षण यानी यौवन पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी।
तथा यौवन पीढ़ी में न दिखने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? अप्रभावी। क्लियर? यानी जब दो सेगमेंट में यानी दो लक्षण को लेकर के जब आप क्रॉस कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो यौवन पीढ़ी में लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं उसको अप्रभावी कहते हैं। जैसे एक संकर क्रॉस में जब एक बौने पौधे का संकरण एक लंबे पौधे से कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में क्या होते हैं? सभी लंबे लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। देखिए इसका किरण आरेख भी आपको दिखाया गया है। ये आपके देखिए शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, इसके बीच में जब आपको संकरण करा गया है तो इसमें देखिए सब लंबे लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये किरण आरेख आपको सीख लेना है। ये किरण आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये कभी कभी इसका प्रारूपिक यानी फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात भी पूछा जाता है। तो फिनोटाइपिक अनुपात आपका ये देखिए लंबे 3 एक बौना तो 3:1 हो जाएगा, और इसका जीनोटाइप जो आपका जीनोफाइटिक है वो देखिए 1:2:1 होता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक आपके अनुपात दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है, समझिए। ठीक है, ये आपको आरेख बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, आरेख बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए आरेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ये है अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय का। ये आपको 3 नंबर पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, का, ख, ग और घ। दिखाई दे रहा है ना, ये का, ख और ग। ये का सिद्ध कीजिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। खा में कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी उत्परिवर्तन आरण्य बताना है। बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख करना है। बायोप्रेसिस तथा पेटेंट के संक्षेप में व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको निकाल करके दिखाया गया है कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए क्या है। ये देखिए, अनुवांशिक पदार्थ वह तत्व है जो विशेषकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत को नियंत्रित करती है। यह पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों के संकेत सूचनाओं को यानी संचित रखता है तथा संतति पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है। ये संतत जीव इन लक्षणों को विकसित करते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अगला इसी का भाग है। देखिए, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित के अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, किंतु इसका ठोस प्रमाण सर्वप्रथम हर्शे और चेज ने दिया था कि ये डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। किसने दिया था? हर्शे और चेज ने। वैज्ञानिक ग्रिफिथ हर्शे चेज ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु होता है। इसके लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर किए गए प्रयोग किए और चूहों में प्रविष्ट करके निष्कर्ष निकाला कि निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसके प्रभेद भी पाए गए हैं, उग्र विभेद, और यह रोग का कारक है। ठीक है, ये इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने अनुमान लगाया कि उग्र विभेद में जीवाणुओं की अग्रता अनुग्र विभेद में जीवाणुओं में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर, ये देखिए ये आपको बनाना होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ये आप देखते रहें और ज़्यादा हो कि आप लिख लें। अगला क्वेश्चन है आपका लघुत्तरी का। तो अब अगला आपको दिखा दिया गया था। अब ये क्वेश्चन है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उत्परिवर्तन और आरण्य पर। 1.5 नंबर आपको मिलेंगे, 3 नंबर के सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी उत्परिवर्तन पर। तो देखिए आपको उत्परिवर्तन पर आपको लिखना है। ये उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन ह्यूगो डी वृज के अनुसार किसी जात के पादप या जंतु में जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं ना, आकस्मिक विभिन्नता जो उत्पन्न होती है ना, उसे क्या कहते हैं? उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो
पादप या जंतुओं में जो आकस्मिक अगली पीढ़ी में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय संख्या में परिवर्तन यानी बहुगुणिता। ठीक है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित संख्या की 3, 4 या 6 गुनी तक हो जाती है। ठीक है, बहुगुणिता के उदाहरण जंतुओं की अपेक्षा जी बहुगुणिता इस प्रकार के परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित संख्या की 3, 4, 5, 6 गुनी हो जाती है, जैसे गेहूं द्विगुणित है ना। ये समझ में आई बात। अगला देखिए विषम द्विगुणिता, ये आपकी विषम द्विगुणिता है। ये क्या है? ये सब उसके प्रकार है, परिवर्तन के प्रकार आपको बताया गया है। ठीक है, ये देखिए। अब अगला आ गया जीन उत्परिवर्तन। जीन या बिंदु परिवर्तन क्या होते हैं? जीन उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और एक है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ये दोनों आपको लिखने होंगे। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि आरएनए क्या है। दूसरे में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर देखिए ये उत्परिवर्तन, उसके बाद में आरएनए। अब देखिए अब आरएनए क्या है। आरएनए के बारे में देखिए, ये भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपकी अधिकांशतः पादप विषाणुओं तथा जीवाणुभोजियों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। इनमें डीएनए अनुपस्थित होता है। देखिए अमूमन क्या होता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन जब डीएनए अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर क्या होगा? आरएनए अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए समस्त यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा ही किया जाता है तथा आरएनए की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए आरएनए यानी आरआरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, और तीसरा है आपका संदेशवाहक आरएनए। तो देखिए आरआरएनए क्या होता है? मात्रात्मक दृष्टि से यह आरएनए कोशिकाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आरएनए कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा आरएनए पाया जाता है? आपका आरआरएनए पाया जाता है, 60% पाया जाता है। ये लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए, ये देखिए टीआरएनए इसको कहते हैं। एक मूल NaCl में घुला होता है, इसमें देखिए इसलिए इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। ये कुल आरएनए मात्रा का कितना होता है? 15% होता है। और अगला है संदेशवाहक आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं। क्या कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये रहा आपका आरएनए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बीज तथा फल के विकास के महत्व, फल तथा बीज के निर्माण के महत्व को आपको समझना है कि फल तथा बीज क्या होते हैं। ठीक है, अगला तो इसका देखिए क्या है। फल और बीज का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज फल के अंदर बनते हैं। बीजांड में भ्रूणपोष तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ अंतःवरण सूखकर सख्त हो जाते हैं और बीज कवच बनाते हैं। बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ जीवों में ये एक पतले परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। परिपक्व अंडाशय से सत्य फल बनता है। यदि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग ही फल निर्माण में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के बने फल कूटफल कहलाते हैं, जैसे सेब है, अनानास है आदि। ठीक है, तो ये है आपका बीज और फल का निर्माण। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो याद रखिए इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन है घाखंड बायोप्रेसी एवं पेटेंट की संक्षिप्त में व्याख्या दीजिए। ये कह रहा बायोप्रेसी एवं पेटेंट की व्याख्या कीजिए। तो बायोप्रेसी क्या है? देखिए आइए, देखिए 3 नंबर आपका मिलने वाला है। ये है बायोप्रेसी। बायोप्रेसी अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उसका पेटेंट प्राप्त करना जैव दस्युता यानी बायोप्रेसी कहलाता है। विश्व के विकसित देशों में अपने जैव विविधता के मूल्य पर उद्योगों को विकसित किया है। विकासशील और अधोविकसित देशों में कई प्राकृतिक संपदाएं हैं। ये देश के जैव विविधता से समृद्ध हैं। विकसित देश अधोविकसित देशों की जैविक संपदाओं को दोहन करने के लिए, जैव संरक्षण प्राप्त करने के लिए सभी जीव जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है जैविक संपदाओं या जैविक संपदाओं के अंतर्गत आते हैं। इस विषय पर विवाद तथा दोषारोपण चल रहे हैं।
जैसे एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी द्वारा सन 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक से प्राप्त कर आहार को संरक्षित करने का प्रयास किया था। अब जैव दस्युता क्या क्या होती है, जैसे ISI मार्क जिसको कहते हैं, तो बासमती के बीज जो कि भारत का सुगंधित चावल है जिसे हम कई शताब्दियों से उगा रहे हैं, किंतु राइस टेक का दावा है कि अनोखी खोज इनके द्वारा की गई है। ठीक है, मजा मारे वाले मियाँ वही हाल है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो है खोजा किसी दूसरे ने और उसका उपयोग कोई दूसरा कर रहा है। तो ISI मार्क जो ले लेता है वो कंपनी पेटेंट करवा लेता है तो लाभ उसको होता है। तो भाई यही अमेरिका की चाल थी। तो बासमती तो हमारे यहाँ का और ISI मार्क वो लगा रहा है कि मैंने इसका प्रोडक्शन किया है। नीम जिसका उपयोग हम कई शताब्दियों से पेड़ नियंत्रण औषध के रूप में दैनिक कार्यों के लिए, अनारक्षण के लिए, ऊनी रेशमी कपड़ों से बचाव के लिए का उपयोग भी कर रहे हैं। अब देखिए टैक्समती से संबंध पेटेंट पादप से बनी दवाओं पर लगा टैक्स उस देश को जाता है जिससे वो पेटेंट करा रखा है। ठीक है, तो पेटेंट कराने का मतलब ये होता है कि उसने वहाँ से रखा है इसको, उसने यहाँ प्रोडक्ट किया है, तो उसका जो पैसा है, कर है, वो कौन ले जाएगा भाई? तो उसका वही देश ले जाएगा। ठीक है, चलिए समझाए नहीं। अगर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, आवृत्त बीजी पौधे के आर्थोट्रॉप्स बीजों के लंबोत्कार का नामक चित्र बना करके आपको वर्णन करना है। खा कह रहा है सजीवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से वाक्य कीजिए। जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों को आपको बताने हैं। फिर कह रहा है कि दलहनी पौधों में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की भूमिका और शुक्रवाहिका यानी वैक्सोटॉमी पूछ लिया। अगला क्वेश्चन शुक्रवाहिका वैक्सोटॉमी यानी पुरुष नसबंदी। देखिए ट्यूबेक्टॉमी अगर पूछेगा तो स्त्री नसबंदी हो गई और पुरुष शुक्रवाहिका उच्छेदन पूछ रहा है तो वैक्सोटॉमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको एक एक करके हल कराते हैं। देखिए ये उसी का क्वेश्चन है। अब देखिए ये आंसर है आपका। बीजांड एक प्रकार का सफेद संरचना होता है जो कि पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक अपरा पर उत्पन्न होता है। ठीक है, बीजांड बिंदु एक बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। बीजांड पर उपस्थित वो बिंदु जहाँ बीजांड वृत्त तथा इसके संपर्क में आता है हाइलम या नाभिक कहलाता है। प्रतीप बीजांड में बीजांड वृत्त भी बीजांडकाय के साथ में समेकित हो जाता है तथा एक उभार सा बनता है जिसे हम रेफिकाय कहते हैं। ये अध्यावरण देखिए क्या है, ये बीजांड एक या 2 स्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य स्तर का होता है। इसमें छोटा सा छिद्र जिसे बीजांडद्वार कहा जाता है। बीजांडद्वार का विपरीत छोर निभाग कहलाता है। ठीक है, अब बीजांडकाय क्या है, ये गुरु बीजांडधानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है या मृदुकी कोशिकाओं का बना होता है जो अत्यधिक भोजन संचित रखता है। ये देखिए इसका रचना है, ये आपको बनाना होगा भैया। देखिए ये आपको बना करके दिखाना होगा। ठीक है, देखा ना, ये आपको बना करके दिखाना होगा। उसी का ये भाग है। ये देखिए भ्रूणपोष में गुरुबीजाणु में धसी लगभग अंडाकार युग्मोद्भव संरचना होती है। ठीक है, ये आप पढ़ते रहे। ठीक है, ये तो इसका आंसर आपका ये होगा भ्रूणकोश तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए सहजीविता आपको दिखाया जा रहा है। सहजीविता क्या है, ये देखिए सहजीवन यानी सहजीविता इस पारंपरिक संबंध में दोनों जीव को परस्पर लाभ होता है। सह माने समान रूप से जीवी यानी जीवन जिए, यानी ये समान रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कवकों और उच्च कोट के पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइकोराइजा साहचर्य है। यहाँ कवक मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण में पादपों की सहायता करता है, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। मटर कुल के पौधों में जड़ों के राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति, और तीसरा है लाइकेन में कवक तथा शैवाल का सहचर्य संबंध, जहाँ शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है और बदले में कवक से जल व खनिज लवण प्राप्त करता है। वही हाल है अंधा और लंगड़ वाला। ठीक है,
कोई लंगड़ है तो कोई अंधा है, एक दूसरे के ऊपर सवार हो गए, भाई बारिश हो गई। आपने कहानी तो सुनी होगी। तो अब भाई वो भाग तो सकता नहीं, मतलब विपरीत परिस्थिति में क्या होता, लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधे को दिखाई नहीं देता, तो अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया, तो अंधा उसको चलने पर, भाई अंधा चल नहीं सकता है, मतलब देख नहीं सकता है, तो जब लंगड़े को बैठा लिया तो वो उसको क्या करता है, दिशा ज्ञान कराता रहता है और वो चलने का काम करता है। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यही है सहजीवी का। आवृत्तबीजी पौधों में ऑर्थोट्रॉप्स की संरचना का लंबवत आपको बताना है। ये तो हो गया, सहजीवी भी हो गया। अब लिखा है जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जीवों के 4 प्रमुख लक्षण तो आप जानते हैं, ये देखिए, पहला है निश्चित संगठन, दूसरा उपापचय, पोषण, श्वसन, ये आपके जीवों के निश्चित मतलब उदाहरण है। अगला कह रहा है दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की भूमिका बताइए। तो देखिए क्या होता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जैसे जीवाणु तथा कवक अपने जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा से पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा जैविक उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैविक स्वतंत्र जीवाणु से जीवी जीवाणु राइजोबियम, फ्रैंकिया दलहनी तथा अदलहनी पौधों में वायुमंडल नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। ये देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरह से करते हैं। ये स्वतंत्र जीव के जीवी सूक्ष्म होते हैं जो मृदा में वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के लवण में बदल देते हैं। स्थिरीकरण नाइट्रोजन का एक भाग दूसरे भाग को उपलब्ध हो जाता है, जबकि शेष भाग इसकी मृत्यु के बाद उपलब्ध होता है। ठीक है, जीवाणु फास्फेट भी होता है और माइकोराइजा होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद आया ना, तो ठीक है। चलिए अगला है शुक्रवाहिका विच्छेदन यानी छेदन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताया गया है कि शुक्रवाहिका विच्छेदन ये है पुरुष नसबंदी। ठीक है, तो नसबंदी 2 प्रकार की होते हैं, एक है पुरुष नसबंदी, एक है महिला नसबंदी। तो देखिए ये आपका है, यहाँ एक ही पूछा है लेकिन मैंने दोनों दे दिया कि शायद आपको इस बार ये पूछ ले, तो दोनों आपको याद रखना। महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी यानी इसको कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। ये विधि पूर्णतः एक अस्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आगे नहीं बढ़ पाती है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। और भाई निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो गर्भधारण नहीं हो सकता है। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है, क्योंकि अंडवाहिनी को काटने के लिए उदर की शल्य क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो महिला नसबंदी होगी। और पुरुष नसबंदी में आपने देखा कि ये भी महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी निषेचित क्रिया को रोक सकता है। ठीक है, ये अगला देखिए पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी महिलाओं की नसबंदी की तरह शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी निषेचन क्रिया को ही रोका जा सकता है। ये देखिए इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं दाहिने वाला, ये आपकी पुरुष नसबंदी है, इसको कहते हैं वैसोक्टोमी। और ये जो बाएं वाला है ये आपका महिला नसबंदी, जिसको ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। देख लीजिए, आपको ये संरचना बनाने को अगर कहेगा तो आपको बनाना भी पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अगला है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवियों का एक विवरण देना है। खाकन में आवृतबीजी पादपों के नर युग्मकों के विकास का सत्य वर्णन करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर देते हैं। ये बैसिलस थ्यूरिजेंसिस यानी बीटी, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, बीटी का फुल फॉर्म क्या है। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस एक भूमिगत जीवाणु है जो जीवाणु जनन के समय क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है या विशिष्ट प्रकार के कीट जैसे कपास का बॉलवर्म जिसको तथा अन्य दीमक, तितली, चींटी को नष्ट करता है। इस जीवाणु में क्राइजीन का उपयोग पादपों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में किया जाता है। ये प्राकृतिक कीटनाशक का कार्य करती है। इसी प्रकार मुक्त जीवी ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी जैव नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए
ये है आपका आंसर। प्राकरण से पहले और प्राकरण से बाद की स्थिति दोनों आप देखते रहें। ठीक है, अगला ये है प्राकरण से पहले। ये प्राकरण से पहले की स्थिति है। और ये है प्राकरण के बाद की स्थिति। ठीक है, ये और इसका ये जो सचित्र वर्णन है ये आपको दिखाया गया है। ये आपको चित्र में जरूर प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित 2 पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। ठीक है, 2 पर टिप्पणी लिखने को कह रहा है, डेढ़ नंबर देगा। 3 दिया हुआ है, 2 पर आपको लिखना होगा। तो वर्णांता वर्ण माने, तो आपसे पूछा पहला जा रहा है वर्णांता, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं वर्णांता क्या है। वर्ण माने, वर्ण माने होता है रंग, अंधा माने अंधापन। तो जो रंगों का अंधापन रोग होता है उसे वर्णांता कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे में विभेद नहीं कर पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और अप्रभावी होता है। उदाहरण, जब एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाता है तो इसमें उत्पन्न संतानों में पुत्रों में वर्णांता का गुण होंगे जबकि पुत्रियां वाहक होंगी। ठीक है, ये देखिए, ये इसका किरण आरेख आपको दिखाया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरण आरेख आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। किरण आरेख आप बनाते रहें क्योंकि ये जो साइंस है फिगर पर ही डिपेंड है। ये देखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। ये फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग की फिंगर भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम 1984 में अलग जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99.9% सभी प्राणियों में समान होता है, 0.1% मात्र सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका है फिंगरप्रिंटिंग, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अलग जेफरी के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए लाल रुधिर, लाल बाल, किसी भी जीव तरल या पदार्थ से डीएनए लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों में समानता देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग देखिए क्या होता है। ये पैतृक परीक्षण भी किया जाता है, जब जहाँ पर बच्चों में देखा जाता है कि कौन माँ बाप हैं। तो जब कोर्ट हाई कोर्ट में इसका जब ज़रूरत पड़ती है तो पैतृक यानी माता पिता के परीक्षण में, गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या एवं अपराधों में भी इसका निर्धारण होता है। आपने अक्सर जब सीआईडी पिक्चर देखा होगा तो उसमें कहते हैं प्रतिबंध क्या कहते हैं भाई, जिसका डीएनए टेस्ट कराओ और इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कराओ, कौन कौन है ना, तो वही किया जाता है। ये विलुप्तता की कगार पर खड़े उन जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होता है। क्लियर, तो ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक विकार क्या है। चलिए अनुवांशिक अनुवांशिक रोग, विकार या रोग एक ही है। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जिसका वहन जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है, यानी अनुवांशिक रोग। देखिए गलतफहमी में मत रहना, अनुवांशिक विकार और अनुवांशिक रोग एक ही है, यानी विकार या रोग एक ही है।
जैसा हेमोफीलिया अवडांता है, ये सब अनुवांशिक विकार यानी अनुवांशिक रोग है। ठीक है, समझिए बात। ये देखिए लिंग सीमित लक्षण होते हैं, ये भी आपको दे दिया गया है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। हो गया, आप याद करते रहें। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों और जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिक आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम उपयोग लार्क एरेक ने किया था। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी देखिए इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी एवं कृषि में, समझ आ रही है। अगला देखिए पादप रोगों की सुरक्षा में, नई जातियों के विकास में। ठीक है, ये सब किसका उपयोग है? बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोग है, जैव प्रौद्योगिकी का। ठीक है, ये पनीर प्रौद्योगिकी में। ठीक है, योगार्ट जैव प्रौद्योगिकी में, अल्कोहल उत्पाद में, स्टार्च पदार्थों में। देखिए ये लॉन्ग आंसर है, आपको लॉन्ग आंसर में देना होगा आंसर। ठीक है, अगला है जीन चिकित्सा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीटीस यानी बैचलर थ्योरेजेंसिस पर टिप्पणी लिखना। इंसुलिन जीन थेरेपी क्या है? ठीक है, ये आपको टिप्पणी पर लिखना है। तो 2.5 नंबर, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन का 5 नंबर हो जाएगा। तो देखिए आपके पहले बीटी पर चलिए। बीटी कपास बैचलर थ्योरेजेंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियां द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो विशेषकर कीट वर्ग को रोकता है। ठीक है, ये फसलों को रोकता है आसानी से। ये देखिए देखते चलो। बीटी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्राई ABAC है ना। अगला इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपको देखना, इंसुलिन क्या है और जीन थेरेपी। तो देखिए इंसुलिन आपको दिखा दिया गया। मानव इंसुलिन क्या होती है? मानव इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन या प्रोटीन के निर्माण या अभियांत्रिकी द्वारा एसर्चिया कोलाई, ई कोलाई का मतलब क्या है? एसर्चिया कोलाई के उपयोग से संभव हो सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए एली लिली नामक एक अमेरिकी औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 DNA अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। इंसुलिन हार्मोन की दोनों श्रृंखला ए और बी डाइसल्फाइड बंधों से जुड़कर परिपक्व इंसुलिन तैयार की गई। इस कार्य को फ्रेडरिक सेंगर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये समझिए बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार पूछा गया है। मानव इंसुलिन, ये देखिए हेम्यूलिन अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सहयोग से बनाई गई ये प्रथम औषधि है। ठीक है, चलिए जीन थेरेपी। अगला है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या है? ये जिन अनुवांशिक रोगों का इलाज किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में प्रविष्ट करवा के किया जाता है उसे जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा कहलाती है। क्लियर? इस विधि में भ्रूण अथवा शिशु को जनित रोगों की पहचान व निदान की विधि भी अपनाई जाती है। देखिए ये है फिगर, भैया फिगर बहुत जरूरी है, फिगर बनाते रहो। देखा, फिगर को आपको बनाना है। ये देखते रहो भाई। क्लियर?